सो हेलो एवरीवन। पिछले यूनिट में हम लोग ने समझा था डीप लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना पावरफुल बना। सो आज एक नेचुरली एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में, जो व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक बिहाइंड डीप लर्निंग। मैंने शायद पिछले क्लास में आप लोग को थोड़ा बताया भी था, जो परसेप्ट्रॉन आपको बताया था। सो आज हम लोग का जो मेन ये है यूनिट 2, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। और जो मैं आपको बोल रहा था, जो व्हाट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बिहाइंड द डीप न्यूरल नेटवर्क, द आंसर इज़ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो एक वो इंस्पायर ही हुआ है ह्यूमन ब्रेन से, जस्ट लाइक आवर ब्रेन, जो बहुत सारा न्यूरॉन्स से कनेक्टेड है। डीप लर्निंग मॉडल्स भी वैसे ही बहुत सारा न्यूरॉन से कनेक्ट होकर बनाया जाता है, मतलब लेयर बाय लेयर कनेक्टेड रहता है, और उसी से हम लोग का एक डीप लर्निंग मॉडल ये होता है। सो इन दिस यूनिट हम लोग क्या सीखे, इन दिस यूनिट हम लोग न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शंस, एंड how information flows through a neural network, and how a network can solve complex problems that traditional machine learning problems models cannot. So ये तो हम लोग का सिलेबस है जैसे मकआउट का फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में। छोटा है लेकिन हाँ आसान है। यहाँ पे जैसे आ रहा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक्टिवेशन फंक्शंस, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, कार्डिनलिटी ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फजी रिलेशंस वगैरह वगैरह ये सब है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, जो साइंटिस्ट ने हम लोग का जब ब्रेन को स्टडी किया ना, तो उन्होंने देखा कि हमारा ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। आई गेस यू ऑल आर अवेयर। सो तब उन्होंने सोचा, ये अगर हम कंप्यूटर के अंदर भी न्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर बना दें, तो शायद कंप्यूटर भी कुछ हद तक ह्यूमंस की तरह ही लर्न कर सकता है। इसी आइडिया से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जन्म हुआ। आई मीन दे वर बोर्न। सो मैंने आप लोग के लिए पहले ही ड्राइंग वगैरह बना के रखे हैं, क्योंकि इट्स क्वाइट टफ टू मेक दैट ऑन दैट मोमेंट। सो ये रहा बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन। देखो, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे कि ये एक डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी हुआ, और ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं इनको। ठीक है। अब क्या होता है, इसमें न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चलता है। जैसे कि रियल न्यूरॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल न्यूरॉन हैज डेंड्राइट्स रिसीव, जो क्या करता है, रिसीव सिग्नल को रिसीव करता है। सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये क्या करता है, इसको सेल बॉडी से होके एक्सॉन से होके पास करवाता है। डेंड्राइट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है, देन वो क्या करता है, दूसरे सेल को एज अ केमिकल सिग्नल इसको फॉरवर्ड करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूरॉन कनेक्ट एट साइनैप्स विद वेरिंग स्ट्रेंथ्स, आर्टिफिशियल न्यूरॉन मिमिक्स दिस मिनिमली वेटेड इनपुट्स सम। होता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन में। जैसे कि जो परसेप्ट्रॉन है मेन, ये एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है, जो आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इनपुट दे के रखे हो, x1 x2 एंड x3 इज द इनपुट, और फिर वेट्स है w1 w2 w3 w एंड द बायस इज b। तो क्या होता है परसेप्ट्रॉन में, एक्चुअली परसेप्ट्रॉन में क्या होता है, यहाँ पे जो वेट्स इनपुट में दिया जाता है, दिया जाने के बाद यहाँ पे इन लोग को हम लोग एज अ वेटेड सम ऑफ द इनपुट्स एंड द वेट्स हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ w1 x1 w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस बायस, फिर उसको हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन से पास करवा के जो हम लोग को वैल्यू मिलता है वो हम लोग एज अ आउटपुट देते हैं। सो यही हम लोग को यहाँ पे करना है। जैसे वेटेड सम हुआ, फिर इसको पूरा को एक्टिवेशन फंक्शन से पास करवाना है। ये अगर एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको हमको लोग को उससे पास करवा के जो आउटपुट मिलेगा वही हम लोग का मेन आउटपुट है। यहाँ पे की फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एग्जाम के पॉसिबल, ये में आप लोग अगर मान लीजिए परसेप्ट्रॉन एक्सप्लेन करने आए, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, आप लोग इसको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डेफिनेटली यू कैन गेट अ इजी स्कोर ऑफ +3 आई गेस। नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू एक्टिवेशन फंक्शंस। अब इसका अगर कोई मैं फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं, तो ये क्या कहा जा सकता है कि ये इस न्यूरॉन में क्या हो रहा है, एक वेटेड सम होता है। वेटेड सम होता है किसका, इनपुट का, एंड पासिंग द रिजल्ट स्केलर वैल्यू थ्रू अ फंक्शन रेफर्ड एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। ये मतलब वेटेड वैल्यू के साथ, वेटेड इनपुट के साथ मैं क्या करता हूँ, उनको समेशन करके एक्टिवेशन फंक्शन से पास कराता हूँ, और ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर मान लीजिए इफ अ न्यूरॉन हैज n इनपुट्स, देन द आउटपुट और एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ अ न्यूरॉन क्या होगा, मतलब उसका सेम टू सेम जैसे हम लोग उसमें किया, यहाँ पे मतलब n टर्म्स होगा। यहाँ पे x3 तक दिया क्योंकि 3 इनपुट मैंने दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे n इनपुट है, तो मैं इसको ऐसे ये करके
डब्ल्यू एन वो तेरा वो मेरा ये का वेट होगा, मतलब nth जो मेरा इनपुट होगा उसका वेट होगा W3, और xn हो जाएगा आपका लास्ट nth, ये nth जो डेंड्राइट है उसका इनपुट। सो हम लोग आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो जो क्यों हम लोग को इसका ज़रूरत है। तो देखिए, विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन ना हम लोग का जो मॉडल है वो नॉन लीनियरिटी कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम लोग का एक्टिवेशन फंक्शन का ज़रूरत है। नाउ एक्टिवेशन फंक्शन बहुत टाइप का मैंने पहले ही बताया था। पहला हो गया सिग्मॉइड, फिर हो गया tanh, रेलू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आराम से। जैसे कि यहाँ पे सिग्मॉइड है, तो ये है सिग्मॉइड का फॉर्मूला, 1/1 प्लस e⁻⁻z। जो सिग्मॉइड का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली इस तरह का होता है। मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, यहाँ पे मेरे पास स्टाइलस नहीं है। ये प्रॉपर ऐसे जाता, ये हो गया, मैं पेन चेंज कर 0.5, ठीक है। ये सिग्मॉइड का ग्राफ है। इसका ये मेनली तो यूज़ होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, और ये मेनली आउटपुट लेयर पे यूज़ होता है। और इसमें प्रॉब्लम जो है ये सैचुरेट कर जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज, और इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मतलब वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके ना इसका जो वेट होता है वो अपडेट नहीं होगा, मतलब ग्रेडियंट इतना छोटा हो जाएगा। आप लोग को मैंने शायद ग्रेडियंट नहीं बताया, लेकिन हाँ वो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप लोग मस्त यही जानते रहिए, ग्रेडियंट एक टर्मिनोलॉजी है जो हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये न्यूरल नेटवर्क पे। सो हाँ आप ये ध्यान रखिएगा बस, जो वेट अपडेट नहीं होगा क्योंकि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ जाता है सिग्मॉइड में। इसका जो रेंज है, इसका रेंज होता है सो इसका जो मैंने आपको रेंज बता रहा था यहाँ पे 0 से 1, ठीक है। 0 और 1 बोथ इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट होगा एक्चुअली, 0 एंड 1 दोनों। सो ये एग्जाम में आ सकता है एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में लिखने में। तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ये इसका रेंज बता सकते हो, इसका एडवांटेजेस बोल सकते हो। ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है, सो डेफिनेटली ये नॉन लीनियर जो डेटा है उसको कैप्चर कर पाएगा अच्छे से, और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो आप लोग ये सब पॉइंट इसमें डाल सकते हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आया tanh। tanh का जो ये फॉर्मूला है, ये tanh का फॉर्मूला है, tan of h इक्वल्स टू e⁻z माइनस e⁻ ऑफ z बाई e⁻z प्लस e⁻ ऑफ z। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद ऐसा है, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में रहता है। मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है एट z इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है, ये एक नॉन लीनियर है। पहला तो बात है ये एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल है और ये जीरो सेंटर्ड है, मतलब। और ये ट्रेनिंग क्या इसका ना, मतलब ये थोड़ा सा फास्टर है देन सिग्मॉइड, ठीक है। ये और इसका डिसएडवांटेज में अगर बोलो, ये भी एक सैचुरेटिंग फंक्शन है। इसमें मतलब सैचुरेटिंग फंक्शन मतलब आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे, इसमें भी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। फिर हो गया, ये कंप्यूटेशनली ना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मुझे बार बार e⁻z कैलकुलेट करना पड़ रहा है। सो समहाउ ये एक्टिवेशन फंक्शन के टर्म्स में थोड़ा स्लो हो जा रहा है। हाँ ये लेकिन सिग्मॉइड से तो अच्छा ही है। फिर हम लोग मूव करते हैं रेलू पे, द अल्टीमेट बॉस सीक्वेंस से। अब रेलू का जो ये है, मतलब जो फंक्शन फॉर्मूला है, ये मैक्स ऑफ जीरो ऑफ जेड। आप थोड़ा इससे कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए अगर नेगेटिव इनपुट आया तो वो तो क्या करेगा, उसको टोटली जीरो कर देगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई पॉजिटिव इनपुट आया तो वो जैसा है वैसा ही रख देगा। इसीलिए क्या, मैक्स ऑफ 0, इसीलिए यहाँ पे दिया भी है। देखिए जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 1 होगा अगर z ग्रेटर देन 0 है, जो मतलब z मैं आपको निकाल रहा था वहाँ पे वेट्स और इनपुट्स का सम निकाल के, और z अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब नेगेटिव हुआ, तो फिर तो ये डेफिनेटली 0 होते जा रहा है। ना इसका यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हिडन लेयर्स एवरीवेयर, डिफॉल्ट चॉइस फॉर CNN। ये CNN एक टर्म आ गया अभी, एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। MLP हो गया मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। मतलब अभी तो हम लोग एक सिंगल परसेप्ट्रॉन पे बात कर रहे थे, लेकिन हाँ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मतलब समझ लीजिए कलेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन ही, उसी को मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यहाँ पे टर्म दे दिया। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है रेलू क्यू ग्रेट है। देखिए ग्रेडियंट जब 1 होगा फॉर z ग्रेटर देन 0, नो वैनिशिंग प्रॉब्लम, जो आ रहा था tanh और सिग्मॉइड में यहाँ पे नहीं आएगा। फिर ये कंप्यूटेशनली जो ये चीप है, जस्ट ए मैक्स यहाँ पे आप बोल सकते हो। फिर ये प्रोड्यूस अ स्पार्स एक्टिवेशन अबाउट 50% जीरो, मतलब
जो मैट्रिक्स बनेगा आपका उसमें 50% तो ज़ीरो रहेगा। ये मतलब कह सकते हो ठीक ठाक है। अब इसमें भी इसमें भी रेलू में भी बहुत सारा टाइप होता है। आप लोग कह सकते हो जो अगर रेलू इतना अच्छा है तो इसका टाइप का क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका डिसएडवांटेज रेलू का ये है कि रेलू ना डिफरेंशिएबल नहीं है ज़ीरो पे। सो ज़ीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर ये ज़ीरो सेंटर्ड भी नहीं है लाइक सिग्मोइड जो है। सो इसको हम लोग इराडिकेट तो वैसे कर सकते हैं, हम लोग बैच नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं जिससे ये जो जीरो सेंटर्ड वाला प्रॉब्लम है वो जा सकता है। लेकिन हाँ, इसका भी बहुत सारा इसी के ऊपर पाइवोट होकर बहुत सारा नया एक्टिवेशन फंक्शन भी आया, जैसे हो गया डाइंग रेलू, रिकी रेलू, ठीक है, पैरामीट्रिक रेलू। ये सब इससे अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। ये उतना आप लोग यहाँ पे ये खुद ही देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। शायद हम लोग का ये नोट्स में ये अवेलेबल भी है। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आ गया सॉफ्ट मैक्स। ये मतलब मल्टी क्लास आउटपुट के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आपको प्रेडिक्ट करना है, मतलब एक ये है, आपको एक क्लासीफायर बनाना है, ये डॉग है या कैट है या लायन है, आपको ये क्लासीफाई करना है 3, ठीक है। बेसिकली तो हम लोग एक तो करते हैं येस नो। तो यहाँ पे अगर मल्टी क्लास आ गया तो हम लोग मेनली जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट मैक्स है। इसका ये फॉर्मूला हो गया। जो आउटपुट्स आर प्रोबेबिलिटीज सम टू 1, मतलब जो आउटपुट्स होता है, मान लीजिए कोई आपने एक इमेज बताया तो मतलब वो क्या करेगा, वो आप लोग को उस इमेज में मान लीजिए मतलब एक ऐसा इमेज है जो मिक्सचर है, मतलब लायन है मान लीजिए, तो वो मतलब ऐसा बताएगा। अगर मान लीजिए लायन का पॉसिबिलिटी 70% है, इसका होने का पॉसिबिलिटी 70% है, फिर डॉग का होने का पॉसिबिलिटी 15% है, और बाकी 15% कैट होने का पॉसिबिलिटी है। मतलब ये ऐसे पॉसिबिलिटी बताता है और उनका जो पॉसिबिलिटीज का जो सम होगा वो 1 होता है, सम टू 1, ठीक है। अब यही रहा, यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन का कंपैरिजन दिया हुआ है, मतलब इनका सबका रेंज। और ये रहा सिग्मॉइड, यहाँ पे फिर से ये हुआ है, जैसे यहाँ पे सिग्मॉइड का रेंज दिया हुआ है, ये जीरो सेंटर नहीं है जैसे कि मैंने बोला था, और इसका मैक्सिमम ग्रेडियंट 0.25 मतलब ऐसे है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो मतलब ये वैनिशिंग ग्रेडियंट में होता है कि नहीं, प्रॉब्लम आता है कि नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है सीवियर सबसे गंदा। तो आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा, यही है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आप देख के जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रिग्रेशन आउटपुट एक्टिवेशन टास्क है। ये मान लीजिए जब रिग्रेशन प्रॉब्लम हुआ तो हम वहाँ पे लीनियर एंटिटी लगाएंगे और एम एस मीन स्क्वायर लॉस होगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मॉइड डेफिनेटली, एंड बेसिक लॉस होगा। यहाँ पे मल्टी क्लास 1 ऑफ के सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे आप। फिर मल्टी लेवल, ये सब आप देख के जा सकते हो। हाँ, इंपॉर्टेंट तो बस ये दोनों ही है ऊपर का। हाँ, और आप सॉफ्ट मैक्स को भी ये कंसिडर कर सकते हैं। फिर आया मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। आप यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग सिंगल लेयर में खुश थे, फिर से इतना डिफिकल्टी क्यों लाने का ज़रूरत है। तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में तो बस ऐसा एक परसेप्ट्रॉन था, इनपुट आ रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन से पास करवा रहा हूँ, बस आउटपुट मिल रहा है। तो इतना यहाँ पे झोल क्यों करने का ज़रूरत है। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है लीनियर डेटा पे। अब लीनियर जब डेटा होगा तो वो बढ़िया परफॉर्म करेगा, तो लेकिन हर समय तो आपको लीनियर डेटा नहीं मिलेगा। तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो फेल कर जाता है जब नॉन लीनियर डेटा होता है। तभी वहीं पे अराइज हो, मतलब इसी का बड़ा भाई आप कह सकते हो, मतलब इसी को मिला के बहुत सारा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मिला के हम लोग बनाते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। जो ये जो प्रॉब्लम है नॉन लीनियर डेटा को कैप्चर करने का, वो इरेडिकेट हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे एंड और प्रॉब्लम हुआ। एंड और प्रॉब्लम लीनियर है, ठीक है, वो प्रॉब्लम जैसे सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से सॉल्व हो सकता है। एंड और का प्रॉब्लम है, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। लेकिन अगर अभी आप जोर का ले लीजिए, जोर में क्या होता है, मान जहाँ पे मतलब ऑपोजिट इनपुट है, मतलब 0 1, अगर ऑपोजिट इनपुट है तो आउटपुट में यहाँ पे आता है तब 1 आता है, और जब सिमिलर होगा तब 0 आता है। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑपोजिट हुआ, जैसे एक इनपुट 0 हुआ एक इनपुट 1, या एक इनपुट 1 हुआ एक इनपुट 0 जोर में, तो 1 आएगा। अब मान लीजिए दोनों सेम हुआ, या 0 0 हुआ या 0 1 हुआ, तब क्या होता है, मतलब 0 आ जाता है आउटपुट में। तो ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है। तो इसी में यहीं पे देखा गया जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन ये फेल कर जा रहा है, तो वहाँ से ही आया मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो इस प्रॉब्लम को पूरा इरेडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये, जैसे यहाँ पे देखिए ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 3 नोड लिया गया है, 1 2 3 इनपुट लेयर पे। फिर यहाँ पे बीच में लिया गया हिडन लेयर। ये हिडन लेयर है, जो बीच का लेयर है
इसको हिडन लेयर कहा जाता है। इसमें 4 नोड लिया गया है और आउटपुट में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब यहाँ से इसका हर नोड से, ये नोड से जब इस नोड में जाएगा इसका एक वेट होगा। मान लीजिए ये W11 है, सिम क्योंकि ये फर्स्ट नोड है और ये फर्स्ट नोड पे जा रहा है तो W11 हुआ। अब 1 से जब 2 में जाएगा इसका मान लीजिए W12 हुआ, ठीक है। ऐसे ये होगा और सब वाइस वर्सा सेम टू सेम। ये W2 है, ये टू सेकेंड नोड है मान लीजिए और जाएगा थर्ड नोड पे तो इसका होगा W23। सिमिलरली ये ऐसे ही चलेगा। आप ये अगर स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर डेफिनेशन लिख दीजिएगा तो ये डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ये एक डायमेंशन का फॉर्मूला है, क्या हो रहा है अंदर में मैं आपको फिर भी एक बार दिखा दूंगा डेफिनेटली कैसे अंदर में इसका जो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में कैसे आप काम, जैसे यहाँ पे आप लोग सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में आपने इजीली समझ लिए, जो यहाँ पे जैसे मेंशन है कैसे काम हो रहा है। ये इनपुट दिया मैंने, यहाँ पे अंदर समेशन हुआ और एक्टिवेशन फंक्शन से पास आउट किया, आउटपुट मिला। सिमिलर थिंग इज वर्किंग बिहाइंड दिस मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन ऑल्सो। बट हाँ, यहाँ पे आप लोग को लग सकता है जो इतना सारा मॉडल ये है, हर एक का इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा, हर एक नोट का, और उसको फिर बाद में एज अ सम करके मेरे को आउटपुट मिलेगा। ये भी बहुत आसान है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर पैरामीटर काउंटिंग फॉर्मूला, टोटल पैरामीटर्स कितना है, ये बहुत आसान है, इसको तो इतना ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 इनपुट है, 4 हिडन लेयर है, तो मतलब यहाँ पे 12 प्लस इस नोड में 4 बायस है, 4 नोड है तो 4 उसका बायस होगा, मतलब यहाँ पे 16 ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, ठीक है। 16 इसमें, इस बीच में। फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 है, ये बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं होगा। ये 4 नोड यहाँ पे है, इसका यहाँ पे और 2 नोड है तो 4 इंटू 2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस नोड का 2 बायस होगा, +2 कर दीजिएगा। सिमिलर ऐसे ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो आप डायरेक्टली, वो फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं होगा। 4 2 8 +10, यहाँ पे 10 पैरामीटर्स ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, मतलब ये बीच में का जो जगह है इसमें 10 ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, लेकिन हाँ ज़रूरत नहीं है। सिमिलर थिंग यही एग्जांपल देके उसने समझाया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। आपको यहाँ पे 3 नोड है, आप यहाँ पे हिडन लेयर पे 4 है, तो मतलब क्या 4 3 12 प्लस यहाँ पे बीच ये जो नोड का 4 बायस होगा वो मिला के 16 ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, बस सिंपल। इसका तो फॉर्मूला का उतना ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग ऐसे कर लोगे। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क विद 1 हिडन लेयर एंड अ नॉन पॉलिनोमियल एक्टिवेशन कैन अप्रोक्सीमेट एनी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट टू आर्बिट्ररी एक्यूरेसी गिवन इनफ। इसका जनरल मीनिंग तो यही है, आप लोग मतलब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन इसका जनरल मीनिंग यही है सिंपल वर्ड में, जो न्यूरल नेटवर्क जो है वो बहुत कैपेबल है। यू कैन से दैट इट इज कैपेबल ऑफ लर्निंग ऑलमोस्ट एनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप present in a data. So यहाँ पे लिखा भी है, so why go deep? The theorem says one layer can work but might need exponentially many neurons. Deep neural networks achieve the same with exponentially fewer parameters thanks to hierarchical feature composition. मैंने पिछले ये में बताया था, जो एक यहाँ पे जो डीप न्यूरल नेटवर्क में हायरार्किकल फीचर प्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक लेयर कुछ कर एजेस करेगा, फिर दूसरा लेयर उसका मान लीजिए जो आउटलाइन है उसको करेगा, फिर बाद में ये सबको एक साथ मर्ज करके हम लोग क्या करते हैं, एक टोटल जो एंटिटी है उसको जनरेट करते हैं। सो यही सेम चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आया फॉरवर्ड प्रोपागेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो, इसमें क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी आपको बोल भी सकता है, जो फॉरवर्ड प्रोपागेशन एक्सप्लेन करो। फॉरवर्ड प्रोपागेशन एंड बैकवर्ड प्रोपागेशन, जो बैकवर्ड प्रोपागेशन तो शायद नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन हाँ फॉरवर्ड प्रोपागेशन इसी में है, तो हम लोग इसको इसी में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे की फॉर्मूला दिया हुआ है, आप फॉर्मूला देख लीजिए, लेकिन मैं आपको एक अच्छे से ये से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने आप लोग के लिए बना के रखा है पहले से। सो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, ठीक है, ये आसानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया इनपुट वेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लोड लिया है, ठीक है। फिर ये है वेटेड सम, यहाँ पे जो वेट्स है यहाँ पे ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि ये फर्स्ट नोड है मान लीजिए, इस वेट से इस फर्स्ट नोड पे जा रहा है तो W11 होगा। और ये मैंने आप यहाँ पे पूछ सकते हो यहाँ पे मैंने 1 क्यों लगाया, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर के बीच में, तो मैंने इसको फर्स्ट दिया है। यहाँ पे जैसे ये 2 है, इसका मतलब सेकंड में, मतलब जिस नोड से जिस पे जा रहा है, जैसे ये फर्स्ट से फर्स्ट पे जा रहा है तो W11 लिखेंगे, और यहाँ पे जो ये पहला ही लेयर का ये है तो इसलिए 1 कर दीजिएगा। मतलब आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो वो, लेकिन हाँ वो एग्जामिनर को सही से समझ में आना चाहिए बस। मैंने तो जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाता है आपको, जैसे ये सेकंड नोड है, ठीक है।
तो मैंने सेकेंड नोड से फर्स्ट नोड में भेजा, तो आपको लोग को ऐसे लिखना है सेकेंड नोड W2 1, और ये फर्स्ट नोड का सीन है तो ऊपर में एक आप 1 दे दीजिएगा। और ये इसका जो एक ये है, मतलब मान लीजिए आप इसको ऐसे भी ये कर सकते हो, W(k) फिर I और J। आप ये जब ये भी करने के बाद ये एंड में आप मतलब क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पेपर में, एग्जाम जो आंसर शीट है आपका, वहाँ पे आप ये पूरा क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा, तो फिर हाँ एग्जामिनर का भी हेल्प हो जाएगा और वो आपको फुल मार्क्स तो गारंटी दे ही देगा, और मकआउट है भाई, दे भी देगा। तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 4 इनपुट है और यहाँ पे 3 हिडन, ये यहाँ पे 2 हिडन लेयर है। यहाँ पे इसमें 3 नोड है, 3 नोड है और यहाँ पे 2 है। तो आप यहाँ पे मैंने पिछले ये मैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में आपको वहाँ पे उस टॉपिक में आपको दिखाया था कैसे ट्रेनेबल पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 हैं नोड है, यहाँ पे 3 है, तो 4 3 12 तो यहाँ पे होगा, प्लस इस नोड, इस तीनों का एक ये होगा, मतलब बायस होगा, तो 15 ट्रेनेबल पैरामीटर्स इस ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको गंदा नहीं करता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ ये। फिर सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 यहाँ पे नोड्स हैं, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो गया 3 2 6 प्लस 8 यहाँ पे ट्रेनेबल पैरामीटर्स है इस बीच में। ठीक है, सिमिलर हो गया यहाँ पे 2 प्लस ये लास्ट एक लेयर है, न्यूरॉन है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 + 1 3 ट्रेनेबल पैरामीटर्स है। ठीक है, ये सब आप जान के रखिएगा तो अच्छा होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे तो हाँ एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ जाएगा आपका, तो ये रहा, उसके बाद तो आउटपुट ही मिल जाता है। तो यहाँ पे 15 ट्रेनेबल पैरामीटर्स, यहाँ पे 8 ट्रेनेबल पैरामीटर्स और यहाँ पे 3। सो मूविंग फॉरवर्ड, आप देखिए फॉर्मेट प्रोपगेशन होता कैसे। वेट यहाँ से पास हो रहा है, पास होने के बाद फिर इस न्यूरॉन से भी पास हो रहा है, इसमें इस न्यूरॉन में वेट, इस न्यूरॉन से भी पास हो रहा है, इस न्यूरॉन में वेट, इस न्यूरॉन में से भी पास हो रहा है इसमें। अब इसको ये सब इनपुट के साथ, मतलब W11 XI1 W12 XI2, फिर सिमिलरली WI4 XI4, इनको सब मतलब इसका जो इसको सब एक्टिवेशन, इसमें भी पर्टिकुलर में एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा इसके अंदर, इससे जो आउटपुट निकलेगा सिमिलर इसी आउटपुट को एज अ इनपुट हम इस नोड को देंगे, और इसके बीच में भी एक वेट होगा। सिमिलरली वही हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे W111 ये सब जो ये है, ये इनका वेट्स है। जैसे यहाँ पे इस नोड से 3 न्यूरॉन को इनपुट जा रहा है, तो ये W11 ये ऐसे हम लोग एज अ हॉरिजॉन्टली लिखे हैं, ये इस सेकेंड न्यूरॉन का वेट्स है, ये थर्ड और ये फोर्थ। फिर सिमिलरली ये आपका हो गया, ये हो गया इनपुट्स XI1 XI2 XI3 X4, ये आपका इनपुट्स हो गया। और ये हो गया आपका बायस, ये नोड का, जैसे ये मैंने आपको बताया था ये 3 बायस है, ये बायस हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, देखिए इसके साथ इसको, ये वेट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके ना भेज रहे हो, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉर्मल सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको आता ही होगा। जैसे ये यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो रहा है, मतलब ये जो वेट है, ये वेट इस न्यूरॉन पे जा रहा है और यहाँ से एक्टिवेशन फंक्शन से पास होके ये आउटपुट आ रहा है। मतलब इससे अगर मैं इसको मैं अगर पूरा को ए मान लूँ, तो इसको मैं अगर इस ए को मैं अगर मान लीजिए एक्टिवेशन फंक्शन फाई से पास कराता हूँ, मैंने कोई टर्म नहीं लिया सिग्मॉइड वगैरह का, और इसको ए दे दूँ, तो जो आउटपुट आएगा वो मेरा बनेगा O11। यही सिमिलर सब चीज़ सेम सब में हो रहा है, सब लेयर के लिए मैंने एक लेयर के लिए एक्सप्लेन किया, ये सिमिलर चीज़ सेम लेयर के हो रहा है, ये आप इग्नोर करिएगा ये सारा चीज़। ठीक है, ये आउटपुट आया O11 O12 O13। जैसे देखिए यहाँ पे 3 ये था, 3 नोट पे गया आपका, तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट हुआ O11 O12 O13, इस नोट का आउटपुट O13। तो सेम ऐसे सिमिलरली यहाँ पे लेयर 2 के लिए, लेयर 2 यहाँ पे मान लीजिए इस लेयर के लिए बोल रहा है वो, ये वाला लेयर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रुकिए। ये मैंने कलर चेंज किया, यहाँ पे इस लेयर के लिए वो बोल रहा है। ठीक है, अब लेयर 2 के लिए भी सेम काम करना है आपको। यहाँ पे वेट्स है W, जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड लेयर, इसलिए मैंने ऊपर में लिख भी दिया है W2 आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे आप अगर एग्जाम हॉल में भी लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स तो गारंटेड है। ऐसे आपको सिमिलरली उस आउटपुट के साथ पहले जैसे क्या होता था, इनपुट हम लोग खुद दे रहे हैं इस न्यूरॉन को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आउटपुट है, ये लेयर का जो आउटपुट है, यही एज अ इनपुट जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनपुट ये किया है, इनपुट से यहाँ पे जो बायस है वो दोनों न्यूरॉन का बायस को हमने ये करके जो आया उसको मैंने एक्टिवेशन फंक्शन
ये से पास करा के जो आउटपुट आया ये आउटपुट यहाँ से पास हुआ। यहाँ से पास होने के बाद अब इस न्यूरॉन, लास्ट न्यूरॉन जो हम लोग का बचा है उसमें जाएगा। ये बहुत ही मतलब हाँ थोड़ा करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है जब कितना कुछ लिखना पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये बहुत एंड में तो आपका ये मार्क्स वोरेबल है। बहुत फॉरवर्ड प्रोपागेशन तो बहुत ही आसान है बैक प्रोपागेशन के हिसाब से। तो बस आप यही देख सकते हो, यही आपका बाद में मतलब फाइनल आउटपुट यहाँ जब यहाँ पे पास कराओगे W3, ये थर्ड लेयर का है, मतलब ये लेयर से जो वेट आ रहा है, मतलब ये थर्ड लेयर है तो इस लेयर से जो वेट आ रहा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं W311। ठीक है, ये हो गया W321, मतलब सेकेंड नोड फर्स्ट इसका फर्स्ट में जा रहा है क्योंकि कोई नहीं है तो फर्स्ट ही है, तो W321 थर्ड लेयर से है। इसी को इसका इसी वेट्स को इसी का आउटपुट के साथ अगर मैंने वेटेड सम किया, जो आउटपुट आएगा वही होगा O31। तो वही हो गया वाई कैप, वही मेरा आउटपुट है। और ऐसे ही आपका हुआ जो मेन आउटपुट आ गया वाई कैप, जो आपको चाहिए था मिल गया। सो हाँ, आई गेस आपको समझ में आया होगा। फॉरवर्ड प्रोपगेशन बहुत ही आसान है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वेटेड सम करना है। हर न्यूरॉन पे कौन सा वेट आ रहा है उसका इनपुट के साथ वेटेड सम करके एक्टिवेशन फंक्शन में पास कराइए। पास करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसी आउटपुट को आपको क्या करना है, एज अ इनपुट देना है जो नेक्स्ट हिडन स्टेट में जो न्यूरॉन है उसको। यही सिंपल प्रोसेस। आप अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने 2 हिडन लेयर लिया है, आप अब यहाँ पे अगर 5 भी हिडन लेयर ले लेंगे तो वही सेम काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एग्जाम हॉल में आपको 2 ही लेके करेंगे तो ही बड़ा बात है, क्योंकि अगर 5 लेके करने जाएंगे तो आप सोच ही सकते हैं इसी में इतना करना पड़ा है। अगर मान लीजिए आपने 5 ले लिया होगा तो भाई आपका तो मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो आई गेस यू ऑल हैव गेट दिस फॉरवर्ड प्रोपगेशन। तो मूविंग फॉरवर्ड अब चलते हैं फिर से वापस। तो अब आया लीनियर सेपरेबिलिटी। मैं तो आपको ये बता भी दिया हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट डेटा सीरीज लीनियरली सेपरेबल इफ अ स्ट्रेट लाइन। आप तो ये जानते हो, अगर मान लीजिए कोई डेटा पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ पॉइंट्स को, तो ये लीनियरली सेपरेबल हुआ। वरना अगर नहीं कर सकता हूँ तो फिर ये नॉन लीनियर हुआ। ठीक है, तो यही बता रहा है एंड लीनियरली सेपरेबल है, और जॉर और नॉट जो है उससे जॉर नॉट ये सेपरेबल नहीं है। ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ पे आपके लिए कुछ ये है प्रैप्स है जो मतलब एग्जामिनर बहुत पसंद करता है आप लोग को देने के लिए। जैसे सिंगल परसेप्ट्रॉन कैन ओनली सॉल्व लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स, जोर रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 हिडन लेयर। ये मतलब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे परसेप्ट्रॉन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मतलब डिफरेंस है, ये आप लोग देख सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ PYQ आया है, आप लोग यहाँ सब देख सकते हो, इस नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। ये डेल्टा रूल है। ठीक है, ये तो ये एक्स्ट्रा ही आप देख लीजिए फिर भी, क्योंकि ये 1 मार्क्स में तो आ ही सकता है। मुझे नहीं लगता ये 5 मार्क्स में आ सकता, लेकिन आप फिर भी आप देख लीजिए। ये कुछ नहीं है, एक सिंपल लर्निंग रूल है, यूज टू अपडेट वेट्स को अपडेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है, रिड्यूस प्रेडिक्शन एयर बाय एडजस्टिंग द वेट्स इन द करेक्ट डायरेक्शन। थोड़ा बहुत आप लोग को कोई अगर ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा हुआ होगा तो वो बोलेगा कुछ तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिसेंट, नो वरीज। यही आइडिया बाद में फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैक प्रोपगेशन बना है। जो मैं बोल रहा था, मतलब वही बोल रहा था, किसी को कोई अगर ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा होगा तो उसको डेफिनेटली हिट हुआ होगा डेल्टा रूल देख के। ये इसका फॉर्मूला है, मतलब यही जो डेल्टा रूल है बाद में फाउंडेशन बना है बैक प्रोपगेशन का। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है फजी रिलेशंस, तो शायद इसका प्लेलिस्ट चल रहा है साइड बाय साइड, माय फ्रेंड्स आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे ये सिलेबस में मेंशन्ड है कार्डिनलिटी, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फजी रिलेशन। दिस इज रियली द मेन फोकस, बट ठीक है आप देख सकते हैं। यहाँ फजी सेट क्या है, एलिमेंट्स है मेंबरशिप फंक्शन बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब वही ना जो होता नहीं, मतलब कोई चीज़ को, मतलब किसी को अगर हम लोग कोई क्वेश्चन पूछे पूछे मतलब ये कैसा लड़का है, अब ये तो हम लोग को ऐसे पता है कि या तो ये बताएगा ये अच्छा है या तो ये बुरा है। ये मतलब क्रिस बता रहा है हाँ ये अच्छा है, हाँ ये बुरा है, मतलब 2 आउटपुट हुआ, या तो हाँ होगा अच्छा या तो ना होगा। ये हो गया क्रिप्स रिलेशन। अब फजी में क्या होता है ना, वहाँ पे मतलब आपको बीच का भी बताया जाता है, परसेंटेज वैल्यू, मतलब ये 65% अच्छा है, ऐसा कोई बताता है आपको? नहीं पता। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल जस्ट समझाने के बोल रहा हूँ। फजी मतलब यही है, मतलब आपको कोई बोल दे जो ये आइसक्रीम कितना ठंडा है, तो आप बताओगे ये 70% अभी ठंडा है, तो मतलब यही फजी सेट ये करता है। ठीक है, मैं नहीं जा रहा उतना टेक्निकलिटीज़ में। ये कार्डिनलिटी हो गया मेंबरशिप फंक्शन का, ये यूनियन। अगर आपको मान लीजिए यूनियन निकालना हो फजी रिलेशन में, तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए एक ए का मेंबरशिप फंक्शन है, ये बी का मेंबरशिप फंक्शन है, आपको क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू लेना है दोनों का, इंटरसेक्शन में डेफिनेटली मिनिमम, और कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है आपको 1 माइनस कर देना है। ये तो सब आप लोग किए ही होंगे सेट में।
फिर ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, ये सब तो मैं फिर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तो वही है। मतलब मान लीजिए एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लीजिए न्यूरॉन दे दिया, बोला चार इनपुट न्यूरॉन है, फिर उसके बाद मतलब वही वर्किंग एग्जाम्पल, बोला 4 इनपुट न्यूरॉन है, फिर बीच में 2 हिडन लेयर्स है जिसमें 3 और 2 न्यूरॉन है, तो आप इसमें कितना सारा पैरामीटर्स है वो बताइए। ये सब आप लोग तो आसानी से कर लेंगे। सो मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वही यहाँ पे किया है। यहाँ पे मतलब इन लोगों ने ना मतलब वेट भी कैलकुलेट किया है। आप ये एग्जांपल एक बार अगर देख लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो। फिर यहाँ पे पैरामीटर काउंटिंग वही रहा जो मैं बता रहा था, पैरामीटर काउंटिंग ये बहुत ही आसान है, आप लोग कर लोगे। टोटल वायर्स वगैरह भी कैलकुलेट करना आ सकता है, जैसे मतलब मैंने जैसे वहाँ पे जो मैंने बोल रहा था आपको इनपुट वेट्स यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे x11 x12 x13 नहीं लिया है यहाँ पे, मतलब वो लोग ने 1 2 3 4 मतलब आप लोग को कैलकुलेट कराने के लिए, आसान कर देने के लिए ये कर दिया। अगर मान लीजिए आप ये समझ गए हो तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ये कोई फॉर्मूला वगैरह है, मास्टर फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, मैं इसको और नहीं कर रहा हूँ। लेयर डायमेंशन एंड फॉरवर्ड पास जो मैंने आपको अभी समझाया, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड प्रोपागेशन का प्रॉपर अगर एक क्वेश्चन आ सकता है टोटल 15 मार्क्स का, मेरे को जितना लगता है, ठीक है। इससे एक टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबल है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिग्मॉइड डेरिवेशन दिखाया है। यहाँ पे सिग्मॉइड का जो हम लोग का इक्वेशन था 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, ठीक है। ये सिग्मॉइड का डेरिवेशन है, ये आ सकता है, ये पॉसिबल है। इसी का यहाँ पे डिराइव करके यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेरिवेशन निकाला है इसका, सही यही होगा। मान लीजिए यहाँ पे इसको -1 दिया है, इसको ये किया है, करने के बाद इसका डेरिवेशन निकाला है। पहले तो मतलब इसका डेरिवेशन होगा, फिर टू द पावर माइनस जेड का डेरिवेशन, माइनस आ जाएगा इसके लिए क्योंकि जेड में माइनस है, फिर ये आया। अब इसको यहाँ पे क्या किया इन लोग ने, मतलब यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको स्प्लिट कर दिया 1/2 में और -z अपॉन दिस, आप लोग ये देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे इसको क्या किया, इसको एज इट इज़ रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे और इसमें क्या किया 1 - 1 अपॉन 1 + आप लोग ये समझ पा रहे हो। यहाँ पे जब ये मतलब एलसीएम होगा इसका, यहाँ पे कट के ऊपर में e⁻z ही आएगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला ही आ गया सिग्मॉइड का। यहाँ पे जैसे देखिए ये सिग्मॉइड का हम लोग ने फॉर्मूला था, तो ये लैम्डा ऑफ सिग्मा ऑफ जेड लिख दिया और यहाँ पे 1 - सिग्मा ऑफ जेड, ये मतलब फर्स्ट डिराइव करने के बाद ये आता है। और यहीं से मतलब डिराइव हुआ है जो आप लोग ने नहीं बता रहा था, जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ये का। तो फाइंड द मैक्सिमम करने के लिए आपको इसको =0 में बैठाना, ऐसे हुआ। इसको =0 में बैठाने के बाद अब देखिए एट आपका जो 0.5 है उसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0.5 है एट z =0। ऐसे आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, डिराइवेशन देख लीजिएगा, ये आसान ही आप लोग किए ही होंगे भाई। फिर एडवांस टॉपिक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कंप्लीट एक्टिवेशन फंक्शंस फैमिली वगैरह बियॉन्ड। हाँ, ये कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं। मैंने तो शायद आपको सिग्मॉइड बताया है, टैनेज बताया है और रेलू बताया है। मैंने आपको ये भी बताया था जो रेलू में जो प्रॉब्लम्स था उसको इराडिकेट करने के लिए रिकी रेलू, प्री रेलू, येलू, सेलू और जीएलू ये सब आया है। ये सब बहुत ईजी है, आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता ही दे रहा हूँ आपको, मतलब रिकी रेलू में क्या हो रहा था, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू होता था तो वो एकदम डायरेक्ट 0 कर देता था और पॉजिटिव एज इट इज़ रख देता था, ठीक है। अब रिकी रेलू में क्या होगा ना, अगर मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आया तो वो ना जो यहाँ पे ये है मतलब ये 0 है। रिकी रेलू में क्या होता है, 0.01 से टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है जेड को। मतलब z अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो z ही होगा, और मान लीजिए अगर z मेरा रिकी रेलू में लेस देन 0 हुआ तो 1/100, मतलब ये वाला टर्म आता है 1/100 z होगा, मतलब 0.01 मल्टीप्लाई कर देंगे z से। मतलब अगर नेगेटिव में इनपुट आया तो वो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, रेगुलर अगर आप लोग ने लगाया होगा तो उसने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को इतने रेंज में ला देना है, ठीक है। इसका एडवांटेज वही है, ये नॉन सैचुरेटेड है, इजीली कंप्यूटेबल हो जाएगा। नॉन डाइंग रेलू प्रॉब्लम जो सॉल्व, रेलू का जो डाइंग प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। फिर क्लोज टू जीरो सेंटर्ड आप बोल सकते हो, ये जीरो सेंटर्ड क्लोज हो जाएगा। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे पी रेलू था, हाँ पी रेलू का हम लोग पैरामीट्रिक रेलू भी बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो फंक्शन है वो मतलब इस प्रकार है। मान लीजिए अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्स ही हो जाएगा, मतलब एक्स अगर ग्रेटर देन हुआ तो एक्स पी रेलू के लिए, और अगर मान लीजिए और नेगेटिव अदरवाइज के लिए ए और ए इंटू एक्स, मतलब ए एक
ट्रेनेबल पैरामीटर ही, अदरवाइज ये आपका हो गया पी रेलू के लिए, ठीक है, ये पी रेलू के लिए है। ये मोर फ्लेक्सिबल है ड्यू टू ये ए के लिए, ये एक ट्रेनेबल पैरामीटर है, आप इसको ट्रेन कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा और ज़्यादा वर्सेटाइल है रिकी रेलू से। उसके बाद आता है एलू। एलू में क्या होता है, यहाँ पे एक लैम्डा टर्म आ जाता है। ये जितना आप और बढ़ रहे हो मतलब उतना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है उसका ये जो फंक्शन है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हम लोग दिखा, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। उसमें क्या होगा मतलब नॉर्मल अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो x ही रह जाएगा, x ग्रेटर देन 0 आउटपुट, ठीक है। और मान लीजिए अगर नेगेटिव हुआ तो एक लैम्डा टर्म आता है, लैम्डा e टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। ये होता है एलू में अगर x लेस देन 0 हुआ तो, ठीक है। इसका एडवांटेज वही है, मतलब ये देखा गया है, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देन रेलू है, सिंस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है स्मूथ है, मीन क्लोजर टू 0 है, ठीक है, एलू का। और इसका एडवांटेज में जो बोल रहा था ये क्लोज टू 0 सेंटर्ड है, बेटर, आप यही लिख सकते हो, बेटर जनरलाइजेशन कर पाएगा, नो ड्राइंग रेलू प्रॉब्लम, जो रेलू में डाइंग रेलू का प्रॉब्लम आ रहा था वो नहीं होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर फिर से आपको जो अगर डिसएडवांटेज पूछ दे तो आप लोग यही कर सकते हो, जो देखिए यहाँ पे फिर से आपको e टू द पावर x कंप्यूट करना पड़ जाएगा। सो हाँ यहाँ पे फिर से जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है सेलू। ये इसका सेलू का फुल फॉर्म है स्केल्ड एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। इसमें क्या होगा ना, सेम टू सेम एलू का ही एकदम डिटो कॉपी है, बस यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 1 लगाया था एलू में, सेलू में क्या होगा, ये 1 रिप्लेस होकर लैम्डा से ही, अल्फा से ही रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले और क्या होगा, ये जो 1 है ये तो रिप्लेस होगा सेलू में 1 से, प्लस फॉर्मूला में बाहर में आपको एक लैम्डा टर्म दिखना पड़ जाएगा, मतलब एक लैम्डा रहेगा टर्म और एक ये अल्फा रहेगा, और लैम्डा और अल्फा दोनों फिक्स्ड पैरामीटर्स है सेलू में। ये यहाँ पे फॉर्मूला तो फंक्शन लिखने का तो जगह नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। लेकिन हाँ जो ये नोटबुक है, जो ये सेमिस्टर बुक हम लोग का जो नोट्स है, इसमें डेफिनेटली ये अवेलेबल है, लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फिक्स पैरामीटर्स है, इसका वैल्यू आप नोट कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। इसका लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो रफली 1.05 के ये लिया जाता है, ठीक है, 1.05, ये फिक्स्ड पैरामीटर्स है सेलू में। और जो अल्फ़ा है उसका वैल्यू जो फिक्स रहता है वो होता है 1.67 समथिंग, और भी मतलब, ठीक है। इसका मैं ग्राफ वगैरह भी होता है, मैं स्पेस नहीं है इसलिए मैं बना के नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसका एडवांटेज वही है, ऑल ऑफ दैट ऑफ रेलू, जो मैंने बताया था। एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो ये सेल्फ नॉर्मलाइजिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है सेल्फ नॉर्मलाइजिंग एक्टिवेशन फंक्शन है, मतलब ये खुद बे खुद क्या करता है, मीन को 0 और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 1 कर देता है, और ये सोल्यूशन में कन्वर्ज भी बहुत जल्दी करता है सेलू, ठीक है। सो और आप ये क्वेश्चन आ सकते हो जो कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जो सेलू जो है वो उतना अभी मतलब जस्ट एडॉप्शन फेज में कह सकते हो। ये पीपल मतलब क्या ना, पीपल्स आर जस्ट ट्राइंग टू अडेप्ट इट, ठीक है। वो इतना यूज़ में नहीं है, मेनली तो अभी रेलवे यूज़ होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बहुत जल्द यूज़ में आएगा, और ये बाकी सब आप एक बार देख लीजिएगा, इतना तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलू गेलू ये सब नहीं आएगा। आप यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स रेलू टैन एच और सिग्मॉइड अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, ग्राफ वगैरह बना के फंक्शन लिख के, तो डेफिनेटली ये 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आया तो आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएगा। और आप बाद में अगर ये प्री रेलू एलू सेलू अगर ये भी अगर ऐड ऑन कर दिए तो फिर तो भाई आपका मार्क्स कोई नहीं ले सकता। यहाँ पे फिर से सॉफ्ट मैक्स डेरिवेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से देख ले सकते हैं, मैं उसको और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब में और भी यहाँ पे कुछ है, सॉफ्ट मैक्स प्लस सी ग्रेडियंट का डेरिवेशन, 1 हॉट लेवल, ये सब आप ही देख लीजिएगा, ये नोट्स में अवेलेबल है। सो अब आया वेट इनिशियलाइजेशन थ्योरी, मतलब मैं जो आपको बोल रहा था, ओके मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको बोल रहा था, ये जो वेट्स है, ये वेट्स इनिशियलाइज कैसे हो रहा है, ये वेट इनिशियलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है। और हम लोग ये इसका एक थ्योरी है जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, क्योंकि अगर गलत आपने वेट प्रेडिक्ट कर दिया तो फिर तो भैया आपका जो मॉडल है वो तो भाई हो गया ख़त्म, उसका वो रिजल्ट भाई इतना बेकार देगा, आप तो छोड़ ही दो। इसलिए वेट इनिशियलाइजेशन बहुत ही एक क्रूशियल स्टेप है,
क्योंकि इससे आप वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को इराडिकेट कर सकते हो। स्प्रेड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिस्टेंस, जैसे वैनिशिंग क्या होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब जो ग्रेडियंट है हम लोग का बैक प्रोपगेशन के टाइम वो बहुत ही छोटा हो जाता है। अब ठीक उसका उल्टा होता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिस्टेंस, आपका ग्रेडियंट इतना बड़ा हो जाएगा कंपेरेटिवली जो वो एक्सप्लोड कर जाएगा। फिर और एक प्रॉब्लम आता है, अगर आप वेट गलत चूज किए तो स्लो कन्वर्जेंस हो सकता है। सो इसी को इराडिकेट करने के लिए मतलब आप लोग के लिए कुछ रूल्स वगैरह बना गया है, जो मतलब आप वेट को कभी जीरो नहीं, मतलब जीरो कंसिडर मत कीजिए। मतलब हाँ, सब वेट्स को आपने पहले इनपुट वेट को जीरो मान लिया तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अगर पहले आपने सब इनपुट वेट को जीरो कर लिया तो क्या होगा, W11 जीरो, ये जीरो, अब जीरो से अगर कुछ चीज़ का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ बायस बच जाएगा। अब भाई बायस से तो कुछ होने नहीं रहा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप खाली बायस ही ऐड करा रहे हो, मॉडल को पास करा रहे हो, आपको मॉडल को पता ही नहीं है क्या इनपुट आ रहा है, तो फिर क्या ही फायदा। क्योंकि वेट को अगर पहले ही आप इनिशियलाइज कर दिए जीरो तो मतलब ये पूरा टर्म ही हो गया जीरो, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। सिमिलर थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपने बहुत ही छोटा ले लिया ये का वैल्यू टू स्मॉल, तो क्या होगा, एक्टिवेशन जो होगा वो श्रिंक होता जाएगा लेयर बाय लेयर। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था उस यहाँ पे जो इस लेयर का जो आउटपुट है वो इस लेयर में पास ऑन होगा। अब मान लीजिए आपने वेट बहुत ही छोटा लिया, 0.01 लिया है। अब क्या होगा, मान लीजिए अब ये वेट जब पास ऑन होगा, ये पहले तो आउटपुट एक बहुत छोटा बन जाएगा। अब फिर से जब इस लेयर में वेट होगा, अब ये वेट भी आपने बहुत छोटा ही लिया होगा डेफिनेटली। अब क्या होगा, जो वैल्यू है वो श्रिंक होता होता आएगा, श्रिंक होते होते बाद में जो वैल्यू मिलेगा आपको आउटपुट में बहुत ही छोटा मिलेगा, मतलब नेग्लिजिबल मिलेगा। इसीलिए इट इज सेड दैट यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग। सिमिलर हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है आपको, तो एक्टिवेशन एक्सप्लोड कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है। सो इसी को मतलब ये करने के लिए यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ एन एक्टिवेशन फंक्शन एंड ग्रेडियंट्स अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट अक्रॉस लेयर। इसका मतलब यही है, मतलब जितना सारा मेरे पास मतलब इसका कहने का मतलब तात्पर्य यही है, जो मतलब ये बोल रहा है जो वेरिएंस है हम लोग का, और मतलब जितना मेरा इनपुट है, एक नोड को जितना मेरा इनपुट जा रहा है उतना ही मेरा वेरिएंस होना चाहिए, सो दैट मेरा जो ग्रेडियंट रहे वो एक कांस्टेंट बना रहे, मतलब हाँ ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। इसी में मतलब बहुत सारा मतलब जुगाड़ आप कह सकते हो, प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आप तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट हम इसमें ना जाए तो आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, ह्यूरिस्टिक ऐड कर सकते हो कुछ जुगाड़ करके प्रैक्टिकल। अब अगर मान लीजिए जो बुकिश है वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सब कुछ टेक्निक है वेट इनिशियलाइज करने का, ज़ावियर ग्लोराट, ठीक है, फिर एच ई कैमिंग, ये सब ठीक है। ज़ावियर और ग्लोराट जो है वो टैन और सिग्मॉइड में मेनली यूज होता है। ये इसका फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है और एक भी फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका ज़ेवियर का जो इसमें ना मतलब दो तरह का होता है, एक होता है मतलब नॉर्मल फॉर्म, एक यूनिफॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और एक यूनिफॉर्म फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे उतना तो ये सब उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ खाली जनरल फॉर्मूला यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे आप अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ही होगा। मैं फिर भी इसका और एक फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बुक में ये भी फॉर्मूला लिखा होता है, W इक्वल्स टू ज़ेवियर इक्वल्स टू 1 अपॉन फैन इन। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो फैन इन क्या है। फैन इन यही है, मतलब कितना सारा इनपुट नोड में आ रहा है। जैसे ये एक नोड हुआ मेरा, ठीक है, ये नोड में कितना सारा इनपुट आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे मेरा फैन इन हो गया 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रूट ओवर आएगा फॉर्मूला में। ये मतलब ये आप भी ये फॉर्मूला भी आप कंसिडर कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी कंसिडर कर सकते हो, सेम ही है। बहुत सारा बुक में ऐसा दिया हुआ है, बहुत सारा बुक में ऐसा दिया हुआ है। ये ज़ेवियर इनिट का ये आपका नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें नॉर्मल फॉर्म और यूनिफॉर्म फॉर्म दोनों होता है, तो यहाँ पे इतना तो डीप ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो एच ई नॉर्मल है उसका इक्वेशन ये है। यहाँ पे भी देखिए ए इन लिखा हुआ है, वही है। ए इन का मतलब कितना अंदर, मतलब कितना सारा नोड के अंदर इनपुट आ रहा है, और एन आउट मतलब कितना नोड के बाहर, नोड से मतलब बाहर आउटपुट जा रहा है, ठीक है। वही आप यहाँ पे जैसे 3 जा रहा था अंदर, तो एन इन में आप लोग 3 लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए इसी एक नोड से और 3 नोड को आउटपुट जा रहा है, तो आप एन आउट में 3 लिख दीजिएगा। ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये ज़ेवियर और ये में यहाँ पे मतलब दो टाइप में, दो बार फिर से ऐड कर रहा हूँ ये। मैं पहले ही बताया आपको, यहाँ पे दो फॉर्म होता है, एक नॉर्मल एक यूनिफॉर्म। ये तो ये ठीक है, नॉर्मल और एक यूनिफॉर्म। आप ये एक बार देख लीजिएगा आप ये से, लेकिन हाँ ये नोट्स आर मोर फार मोर देन इनफ, इसमें जितना लिखा है वो उतना इनफ है, इतना तो चाहिए भी नहीं है।
एक मतलब इन दोनों का यहाँ पे टाइप होता है। खाली इतना याद रखिएगा, जो ज़ेवियर और ग्लोरॉट है 10H और सिग्मॉइड के लिए यूज़ होता है, और एची कैनिंग और ये रेलू के लिए मेनली यूज़ होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन। आप लोग नॉर्मलाइजेशन तो जानते ही होंगे, हम लोग क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन, पता है आपको? देखिए, मान लीजिए आपको सीजीपीए, एक स्टूडेंट को उसका सीजीपीए और मार्क्स से आपको उसको रैंक करना है वो कैसा है। जैसे कि ये होता आ रहा है पहले से ही सीजीपीए, और अब सीजीपीए तो 10 के रेंज में होगा मान लीजिए, और जो मार्क्स होगा वो मान लीजिए मैंने मार्क्स को 8 सब्जेक्ट का क्यूमुलेटिव सम बोल दिया। 8 सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का पूरा मार्क्स। अब देखिए सीजीपीए तो रेंज हो जाएगा 10 में, किसी को 7 मिलेगा, किसी को 8, मतलब मैक्सिमम 10 मिल सकता है। और मार्क्स मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है मेरा, और 8 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 800 मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए इनका रेंज जो है ये ट्रिपल डिजिट में गया, ये सिंगल डिजिट में। तो क्या होगा ना, हम लोग का मॉडल अगर मैं इसको नॉर्मलाइज ना करूँ तो मेरा मॉडल क्या समझेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे तो मार्क्स को देना है। जिसका मार्क्स ज़्यादा वो भाई ज़्यादा, भाई वो भाई ऊपर बड़े आदमी है। अगर मान लीजिए सीजीपीए कम है तो मतलब आप लोग समझ लीजिए, मतलब इसको सेम स्केल में लाने के लिए हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। अब वहीं से कॉन्सेप्ट आता है बैच नॉर्मलाइजेशन का, जो मतलब फुल फॉरवर्ड पास में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब यही है, मतलब ये यूज़ होता है। देखिए ये मेनली जो फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, ये सब में बैच नॉर्मलाइजेशन यूज होता है। इसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है, अगर मान लीजिए इनपुट को नॉर्मलाइज करने के बाद हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैंने जैसे आपको बताया, अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग एक मॉडल बना दिया जिसमें मतलब मार्क्स ऐसा इतना बड़ा रेंज में है और सीजीपी ऐसा रेंज में, हम लोग का मॉडल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। सिमिलरली इसको अगर मैं नॉर्मलाइज कर दूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है अगर बैच नॉर्मलाइजेशन में, ये एमएल मतलब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में, हिडन लेयर में, ये सब में यूज होता है। ठीक है, एएनएन में एक्चुअली अगर इनपुट को नॉर्मलाइज करने के पर मुझे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, सो व्हाई नॉट अप्लाई टू द हिडन लेयर्स व्हिच आर गिविंग अस द आउटपुट एज अ इनपुट टू द अदर लेयर। मतलब मान लीजिए वही कहना है मेरा, जो अगर मान लीजिए उसको नॉर्मलाइज कर देगा, तो मतलब यही है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है, जो मतलब मीन जीरो होगा, जो म्यू है आपका जीरो होगा, आप लोग ये जानते होंगे, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1 होगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब है। तो हम लोग ये क्या करना है, जैसे हम लोग हिडन लेयर्स को ये कर रहे थे, बैच नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होगा, आप हर एक बैच को पकड़ोगे और उसका हर न्यूरॉन का पर्टिकुलरली उसमें क्या करना है, आपको मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रखना है, सो दैट मतलब जो एक मतलब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है कोवेरिएट शिफ्ट करके। कोवेरिएट शिफ्ट क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक इमेज है, मैंने आपने इमेज दिया एक डॉग का मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा हिडन लेयर्स है, और भी बहुत सारे, मान लीजिए 5 हिडन लेयर्स है अंदर में। अब ये डॉग का इमेज आपने दिया, आपने देखा प्रेडिक्शन आया कैट का, ये कैट बोल दे रहा है, ये कैट का इमेज प्रेडिक्ट करके दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें कोवेरिएट शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जा रहा है। मतलब अंदर में कुछ आपने ऐसा वेट इनिशियलाइज किया है जिसमें दिक्कत आ जा रहा है। ठीक है, वेट में कुछ गड़बड़ी, तो इसी को बरकरार रखने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने हर न्यूरॉन का मतलब हर न्यूरॉन को क्या करना है, हम लोग जैसे ऐसे मान लो हम लोग क्या करें, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में ऐसे पहले मूव कर रहे हैं, मतलब इसका इनपुट इसका वेट लेके इसको एज आउटपुट दे रहे हैं, ऐसे वेट करें। तो एज वी मूव फॉरवर्ड इन दिस हिडन लेयर, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस चेंज हो जा रहा है वेट्स पे, वेट्स कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। और अब वेट्स कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, आप इसको अंदर में इसको ठीक करने के लिए ये प्रोसेस को, जो मतलब ये इंटरनल कोवेट शिफ्ट हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग मतलब बैच नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं, जो मतलब मीन जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ये इतना आप जान के रखिए बस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मतलब यही है कि हर न्यूरॉन का मैं क्या कर रहा हूँ, जो वेट आया, मैंने जो मतलब जो मेरा आउटपुट आया, उस आउटपुट को मैंने चेक किया उसका क्या है, मतलब मीन चेक किया, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक किया उस बैच का। अब मान लीजिए कुछ है, मतलब मान लीजिए वो नहीं है, तो मतलब मीन जीरो नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 नहीं है, तो मुझे उसको राउंड अप करके इसी में लाना है, सो दैट जो मेरा इनपुट है, इनपुट का जो पैरामीटर्स है वो ऐसा सेम रहे, एकदम सिमिलर पास हो। सिंस पहले भी मैंने बैच नॉर्मलाइजेशन लगाया अंदर में, तो वो सिमिलर पास हो। अगर मान लीजिए ये काम मैं ना करूँ तो फिर से आपको सेम वही बात हो गया, आप डॉग का इमेज दोगे आपको कैट का इमेज मिलेगा। सो वही मतलब बैच नॉर्मलाइजेशन मेनली हम लोग को हेल्प करता है, जो जो मेरा इनपुट है उसको अच्छे से रिटर्न करके रखने के लिए। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे जैसे इसका फॉर्मुलेशन दिखाया गया है, ये फॉर अ मिनी बैच, मान लीजिए ये एक मैच है एक लेयर के लिए, मतलब ये लेयर का बात कर रहे हैं मान लीजिए।
ये अंदर वाला। अब यहाँ पे मैंने उसको बैच मीन निकाला, उस बैच का पूरा मैंने मीन निकाला, मतलब समेशन ऑफ जितना सारा मेरा एक्स आई है डिवाइड बाई एन, एन टर्म्स है मान लीजिए, डिवाइड बाई एन, उसने एन से डिवाइड किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में उसका बैच का वेरिएंस निकाला, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, जो उस बैच का मतलब म्यू है, मीन है, उससे माइनस करके होल स्क्वायर करके डिवाइड बाई एन करके इसका बैच का वेरिएंस निकाला। अब उसको क्या किया, नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वही है जो जेड तुम आपका जो ये है जेड माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आपका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हुआ। नॉर्मलाइज करने के बाद इसने क्या किया है, स्केल एंड शिफ्ट, ये जैसा है अगर आप ये जैसे लिखा हुआ है, ये अगर आपने नोट्स में और एग्जाम में ऐसे अगर लिख दिए तो ये फार मोर देन एनफ है, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे खाली क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, अगर मान लीजिए मैंने बैच मीन निकाला, बैच वेरिएंस निकाला, नॉर्मलाइज किया, उसके बाद में मैंने फिर से स्केल एंड शिफ्ट किया, इसका क्या ज़रूरत था। जैसे देखिए अल्फा और बीटा से मैंने स्केल एंड शिफ्ट किया, मुझे तो नॉर्मलाइज करने के बाद एक्स कैप आई मिला है, उसके बाद में मैंने उसको स्केल एंड शिफ्ट किया ये अल्फा और बीटा के टर्म से। तो मतलब देखिए ये ज़रूरत इसीलिए होता है क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो आपने स्केल एंड शिफ्ट मतलब बैच को मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, नॉर्मलाइज किया, ये ज़रूरत नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जस्ट किया जाता है स्केल एंड शिफ्ट, क्योंकि देखिए ये जो हम लोग जो बैच नॉर्मलाइज ऐसे किया, ये फिर से स्केल एंड शिफ्ट करने के बाद ये आप मान लीजिए आपका जो न्यूरॉन का पोजीशन था वो सेम जगह पे, वही जगह पे लेके चला गया। मान लीजिए आपका ये करने के बाद मतलब मान लीजिए आपने जो बैच मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, इतना कुछ किया, मीन 0 किया, मीन 1 किया, फिर से स्केल एंड शिफ्ट करने के बाद फिर से वही वापस जो इनिशियल था वेट वैसे में चला गया। तो फिर ये इसीलिए किया जाता है, मतलब इसको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए न्यूरॉन को। समटाइम्स क्या होता है ना, बैच न्यूमेशन ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को इराडिकेट करने के लिए लैम्डा और बीटा से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक लर्नेबल पैरामीटर है एक्चुअली, ये लर्न होता जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा एक लर्नेबल पैरामीटर्स है, ठीक है। और और हर हिडन लेयर के लिए एक पर्टिकुलर मतलब मान लीजिए एक आपका न्यूरॉन है ऐसा, ठीक है, हर न्यूरॉन के लिए अपना खुद का उसका एक अल्फा और लैम्डा होगा, ठीक है। ये एक लर्नेबल पैरामीटर, हर न्यूरॉन का एक पर्टिकुलरली एक एक अपना अपना होगा, ठीक है। सिमिलर वे में यहीं पे मेंशन है वही, जैसे अल्फा बीटा एक लर्नेबल है, अलाउ द नेटवर्क टू अनडू नॉर्मलाइजेशन, वही मैं जो बताया, ज़रूरत नहीं होता बैच नॉर्मलाइजेशन का, फिर भी कर देते हैं, कभी कभी ये यूज़फुल भी होता है, इसीलिए ये दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका बेनिफिट्स लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो कोविएट शिफ्ट टर्म बताया यहाँ पे मेंशनड है, इंटरनल कोविएट शिफ्ट, वही है मतलब कोविएट शिफ्ट इंटरनल कोविएट शिफ्ट जानने से पहले आपको कोविएट शिफ्ट जानना होगा। मतलब कोविएट शिफ्ट का मतलब यही है, मान लीजिए आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया एज कम्पेयर टू इनपुट, मतलब वही डॉग का इमेज प्रेडिक्ट करना था, कैट का, मुझे बोलने में भी कैसा लग रहा है, ठीक है। वही होगा इंटरनल कोविएट शिफ्ट को अगर तुमको डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो इंटरनल कोविएट शिफ्ट, आप नोट कर सकते हो, ये मैं बोल दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिखने का तो जगह उतना है नहीं और मैं ठीक से लिख भी नहीं पा रहा, आप देख सकते होंगे क्योंकि सो आप लिख लीजिए, इंटरनल कोविएट शिफ्ट कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क एक्टिवेशन ड्यू टू चेंज इन नेटवर्क पैरामीटर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग में हो रहा है जो, और इसी को इराडिकेट करने के लिए हम लोग बैच नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं। सो फिर इसका बेनिफिट्स हो गया देखिए, और इसका बेनिफिट्स में यही है, बैच नॉर्मल लगाने के बाद मेरा इंटरनल कोविएट शिफ्ट कम होता है, ये अलाउ करता है हायर रनिंग लेट्स एंड एक्ट्स एज अ रेगुलराइजर मिनी बैच नॉइज, ये सब मिनी बैच, ये सब एक ग्रेडियंट डिसेंट का एक टाइप है, ठीक है। लेस सेंसिटिव ऑफ टू इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। फिर आता है लेयर नॉर्मलाइजेशन और बैच नॉर्मलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बैच नॉर्मलाइजेशन तो मैंने अभी बताया आपको। बैच नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज अक्रॉस बैच डायमेंशन, हर एक नोट में जो बैच का डायमेंशन है उसको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं फॉर ईच फीचर्स। लेयर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइज अक्रॉस फीचर डायमेंशन फॉर ईच एग्जाम्पल यूज इन, ये ट्रांसफॉर्मर्स में, आरएनएन्स में, ये सब में यूज होता है, ठीक है। अब तो वी आर एट द एंड, यूनिट टू रिकैप, ये हम लोग ने अभी देखा है न्यूरॉन सिग्मॉइड का मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना है, टैन रेंज क्या है, रेलू हो गया, आउटपुट। तो मैं इन कंक्लूजन ये बता रहा हूँ जो इस यूनिट में हम लोग ने देखा कि बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन बिहाइंड न्यूरल नेटवर्क, फिर एक्टिवेशन फंक्शन सच एज सिग्मॉइड, टैनेज, रेलू एंड सॉफ्टमैक्स मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन देखा हमने, कैसे सिंगल लेयर से ट्रांजिशन हुआ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पे। फिर हम लोग ने देखा फॉरवर्ड प्रोपागेशन क्या है। फिर हम लोग ने ये भी समझा जो जॉर का जो प्रॉब्लम है नॉन लिनियरिटी का, ये इराडिकेट कर दिया एमएलपी ने। फिर परसेप्ट्रॉन बेस्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड डेल्टा रूल मैंने देखा, डेल्टा रूल जो बाद में बेस बनेगा बैक प्रोपागेशन का, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली देख पाएंगे, जो इसी ट्रेनिंग नेटवर्क में ही पार्ट है बैक प्रोपागेशन। यहीं पे आप देख पाओगे जो
जो डेल्टा रूल था आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, उसी रूल वही एक बेस बनता है, उसी से बैक प्रोपगेशन का जो मतलब बीज होता है वो ये होता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट फाउंडेशंस है डीप लर्निंग आर्किटेक्चर का। बहुत सारा आर्किटेक्चर जैसे CNN आप आएगा सिलेबस है हम लोग के सिलेबस में, CNN हो गया, यही जो कॉन्सेप्ट है यही बेस बनता है। CNN हो गया, RNN हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल। इसके बाद चैप्टर 3 4 ये सब आते रहेगा। कीप सपोर्टिंग, बाय।